हेलो स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में हमने लेंस के बारे में चर्चा करी कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी, जैसे प्रकाशिक केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस तल। इन सब के बारे में इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उसके प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें ध्यानपूर्वक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप उत्तल लेंस या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में सविस्तार पूर्वक जानकारी हासिल कर लेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की क्या क्या कंडीशंस है कि वस्तु अगर यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन सब बातों के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि संबंधित वीडियो जब भी पब्लिश की जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा सागर है कि इसको जितना आप फैलाएंगे उतना ही ज्ञान का वर्धन होगा, उतना ही ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। यही दुनिया का एक ऐसा अनमोल हीरा है कि जिसको खर्च करने के बाद ज्ञान और बढ़ता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। पतले लेंस का क्या मतलब है, पहले समझ लीजिए। पतले लेंस का मतलब यह है कि जो उसके ध्रुव हैं लेंस के P1 और P2, उनके बीच की दूरियां कम हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है, पतले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के 5 नियम हैं। पहला नियम, यदि कोई किरण प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है तो वह बिना अपना रास्ता बदले सीधी निकल जाएगी, चाहे हम उत्तल लेंस की बात करें या हम अवतल लेंस की बात करें। दोनों के लिए नियम लागू होता है कि अगर कोई किरण C से होकर जाती है तो बिना अपना रास्ता बदले सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F जाती है। अगर उत्तल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल लेंस में F2 से होकर गुजर जाती है, अवतल लेंस में F2 से निकलती हुई प्रतीत होती है। तीसरा नियम है, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु F1 से चलने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल लेंस के केस में प्रथम फोकस बिंदु F1 की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उल्टे समझ लो। यहां पर समांतर किरण F2 से गुजरी या F2 से निकलती हुई प्रतीत हुई,
और इस केस के अंदर F1 से निकलने वाली किरण या F1 की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। अगर कुछ किरणें समांतर आ रही हैं, हम मुख्य अक्ष के समांतर नहीं कह रहे, समांतर आ रही हैं, केवल बस अनंत से आ रही हैं, अनंत से किरणें समांतर मानी जाती हैं। तो अगर कुछ किरणें समांतर आ रही हैं, यानी कि मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद फोकस तल पर जाकर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर नहीं, फोकस तल पर जाकर मिलती हैं। अवतल लेंस के केस में समांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस तल F2 से होकर जाने वाला जो तल है से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उत्तल के केस में द्वितीय फोकस तल पर मिलती हैं और अवतल के केस में द्वितीय फोकस तल से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। नियम नंबर 5 की अगर हम बात करें, जो किरणें प्रथम फोकस तल से चलती हैं, ये प्रथम फोकस तल है, जो किरणें प्रथम फोकस तल से चलती हैं उत्तल लेंस के केस में, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वे किरणें समांतर हो जाएंगी, अर्थात यहां से जो दो समांतर रेखाएं आप खींचेंगे। वहीं अगर हम अवतल लेंस की बात करें, तो जो किरणें द्वितीय फोकस तल पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक किरण ये आई, ये द्वितीय फोकस तल पर मिल गई इस वाले बिंदु पर, दूसरी किरण ये किरण चली और इस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें, अपवर्तित जो दोनों किरणें हैं, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो यहां पर भी नियम नंबर 4 और नियम नंबर 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट मान लो। समांतर किरणें द्वितीय फोकस तल पर मिली, द्वितीय फोकस तल से चलने वाली किरणें समांतर होगी। अवतल के केस में समांतर किरणें द्वितीय फोकस तल से निकलती हुई प्रतीत हुई और यहां पर द्वितीय फोकस तल पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें समांतर हो गई। तो इन नियमों के द्वारा अगर कोई वस्तु उत्तल या अवतल लेंस के सम्मुख रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। सामान्यतः पहले तो 3 नियम हैं, इन्हीं का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इन 3 नियमों में से कोई भी 2 नियम बनाएंगे, कोई भी 2 नियमों का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उनके द्वारा जो अपवर्तित किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलेंगी, वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो सीधी सी बात है, जब उत्तल लेंस की बात हो रही है तो नियम भी उत्तल लेंस के ही प्रयोग में लाए जाएंगे। तो बाकी नियम मैं मिटा देता हूं। केवल उत्तल लेंस के नियम आपके सामने हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे कि आपने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब के बनने सीखे थे, इसी प्रकार से यहां पर भी है। तो हम पहले बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में और आपके सामने ये 5 नियम हैं, इनमें से कोई भी 2 नियम लगाएंगे और प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो पहली कंडीशन जो आपके सामने है, पहली कंडीशन ये है
कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, ये एक उत्तल लेंस बनाया हमने, तो पहली कंडीशन यह है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो नियम नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। अनंत का मतलब है कि अनंत से जो किरणें आएंगी समांतर आएंगी। तो नियम नंबर 4 क्या कहता है कि समांतर आने वाली किरणें F2 पर मिलती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। तो अनंत से ये इधर F2 ले लेंगे कहीं भी हम, यानी कि प्रकार से बनाया होगा आपने, उसके एक प्रकार की नोक रखे, उसकी जो प्रथम फोकस तल है इसका और वक्र तक केंद्र का जो मध्य बिंदु है यहां पर ले लेंगे, ऐसा प्रकार लाएंगे तो जहां प्रकार की नोक होगी वहां से और यहां तक की दूरी का आधा F2 हो जाएगा। तो दो किरणें आएंगी समांतर। ये हो गया द्वितीय फोकस तल। तो नियम नंबर 4 के अनुसार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है। इस प्रतिबिंब की प्रकृति ये होगी कि यह प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा है, वास्तविक है और F2 पर है। अब हम बात करते हैं यदि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखी हो। ये एक उत्तल लेंस ले लिया, अब यहां पर है F1 और इधर हम वक्रता केंद्र C लेते थे, लेकिन हम उसको C ना कहकर 2F1 कहेंगे। तो वस्तु कहां रखी जाएगी अब की बार? अनंत और 2F1 के बीच में। तो यहां पर कहीं वस्तु रखी है, तो इधर F2 और ऐसे ही 2F2। तो पहला नियम देखिए, दूसरा नियम देखिए, इन दोनों नियमों का इस्तेमाल करेंगे हम। तो जो किरणें C से होकर जाती हैं, ये C है, जो किरण C से होकर जाएगी यहां से चलेगी C से होकर निकल जाएगी ऐसे, बिना रास्ता बदले सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो F2 से होकर गुजर जाती है। तो इस प्रकार दोनों किरणें F2 तथा 2F2 के बीच में कहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बना। यह प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से छोटा है। भले चित्र में ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन आज आप रियल में बनाओगे पेन प्रकार के द्वारा तो छोटा बनेगा ये। अब बात नंबर 3 पर आते हैं। यदि वस्तु तीसरी कंडीशन, ये आपका C, यहां पर F1, यहां 2F1, इधर F2 और यहां 2F2। तो यदि वस्तु F2 पर रखी हो
तो पहला नियम, एक किरण चलेगी समांतर, जो किरण समांतर चलेगी F2 से होकर गुजर जाएगी। एक किरण चलेगी C से, वो बिना रास्ता बदले सीधी निकल जाएगी और दोनों किरणें यहां पर मिलेंगी F2 पर। ये तो ये पहली किरण थी, ये दूसरी किरण है। तो दोनों किरणें दो F2 पर मिली। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि वस्तु दो F1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दो F2 पर बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और इसका आकार वस्तु के आकार के समान होगा। अब हम बात करते हैं चौथी कंडीशन। ये F1, दो F1, F2, दो F2। यदि वस्तु दो F1 और F1 के बीच में रखी है, यहां पर कहीं भी रख दो वस्तु, तो एक किरण चलेगी समांतर, जो समांतर चलती है F2 से गुजर जाएगी। एक किरण चलेगी C से होकर, वो बिना अपना रास्ता बदले सीधी निकल जाएगी और ये दोनों किरणें F2 के बाद यहां कहीं मिलेंगी, अनंत और दो F2 के बीच में मिलेगी। तो इस प्रकार से यदि वस्तु दो F1 और F1 के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब दो F2 और अनंत के बीच में कहीं बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देते हैं। अब की बार वस्तु रख देते हैं हम F1 पर। यदि वस्तु रखी हो F1 पर, तो यदि वस्तु F1 पर रखी है तो एक किरण चलेगी समांतर और वो F2 से होकर गुजर जाएगी। दूसरी चलेगी C से और वो सीधी निकल जाएगी और ये दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी। दोनों किरणें समांतर हो जाएंगी। ये पहली किरण थी, ये दूसरी किरण है। तो यदि वस्तु प्रथम फोकस बिंदु F1 पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। अब छठी कंडीशन। छठी कंडीशन में यह है, यदि वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो, यहां पर, तो एक किरण चलेगी समांतर, जो समांतर चलेगी F2 से गुजर जाएगी। एक किरण चलेगी C से होकर जाने वाली। तो हम क्या देखते हैं, इनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। लेकिन यदि इन किरणों को पीछे बढ़ाया जाए तो ये वस्तु की ओर कहीं यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यदि किरण मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उत्तल लेंस की जो छठी कंडीशन है, इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लेंस के सामने बनेगा और आभासी होगा। तो ये 6 कंडीशन है जिनके द्वारा हम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अब इन 6 कंडीशन को एक साथ भी लिख सकते हैं याद करने के लिए। ये हमने उत्तल लेंस बना लिया, ये C हो गया इसका, ये
F1, ये 2 F1, यहाँ पर F2 और ये 2 F2। अब 6 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन अनंत वाली है, वस्तु जब कहाँ रखी है? अनंत पे, तो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अनंत और F1 के बीच में है, यहाँ पर वस्तु रखी थी हमने, ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जब वस्तु 2 F1 पर है, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन 2 F1 और F1 के बीच में है। पांचवी कंडीशन जब वस्तु F1 पर है, और छठी कंडीशन है जब वस्तु F1 और C के बीच में है, यहां पर भी। तो जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब बनाना था F2 पर उल्टा, तो ये पहली कंडीशन का चित्र बन गया। दूसरी कंडीशन में जब वस्तु अनंत और टू F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब बना था 2 F2 के बीच में, यहां पर, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जब वस्तु 2 F1 पर थी तो प्रतिबिंब F2 पर बना था, 2 F2 पर। चौथी कंडीशन ये थी कि जब वस्तु कहां पर थी? 2 F1 और F1 के बीच में थी तो प्रतिबिंब F2 के 2 F2 के बाद और अनंत के बीच में। और पांचवी कंडीशन जब वस्तु F1 पर थी तो प्रतिबिंब बना था उसका अनंत पर। ये पांचवी कंडीशन थी। और छठी कंडीशन का चित्र जो है वो उधर ही बना था हमारा, ये छठी कंडीशन थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ जाती है उसका प्रतिबिंब लेंस से दूर हटता जाता है। देख लो, 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5 तक कंडीशन ये है। तो जब वस्तु अनंत से लेंस की तरफ चलती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर उल्टा लेंस से दूर और बड़ा होता चला जाता है। और छठी कंडीशन के अंदर जब वस्तु को हम F1 और C के बीच में ले आते हैं, इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने ही सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो उत्तल लेंस के केस में केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वस्तु के सामने, लेंस के सामने और सीधा बनता है। बाकी सारे 5 प्रतिबिंब जो है वे उसके वस्तु के उल्टे बनते हैं। तो उत्तल लेंस के केस में केवल एक ही प्रतिबिंब सीधा बनता है, बाकी सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। और एक ही प्रतिबिंब आभासी बनता है, बाकी सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। केवल एक ही प्रतिबिंब लेंस के सामने यानी कि वस्तु की ओर बनता है, बाकी सारे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये उत्तल लेंस का केस पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, सॉरी अवतल लेंस की। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए बात करते हैं इस पर। पहले हम एक अवतल लेंस बनाते हैं। ये इसका C हो गया, यहां पर इसका F2 है और F1 इसका इधर है। ऐसे 2 F2 और 2 F1 भी लिख सकते हैं। तो पहली कंडीशन इसमें यह है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से 2 किरणें आएंगी और दोनों किरणें समांतर होंगी। ये पहली किरण है और दूसरी किरण C से निकाल दो।
अनंत पर रखी वस्तु के लिए दो किरणें आई अनंत से। जो किरण सी से जाती है वो सीधी निकल जाएगी, बिना अपना रास्ता बदले। दूसरी किरण, जो दूसरी समांतर किरण थी, वो फोकस तल से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि इनको पीछे बढ़ा दिया जाए तो दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं जाके? ये F2 पर मिलती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। तो अवतल दर्पण के केस में यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से छोटा है और आभासी है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। जब वस्तु अनंत और लेंस के सामने कहीं पर भी रखी हो। ये पहली कंडीशन क्या थी? जब वस्तु अनंत पर रखी थी। दूसरी कंडीशन क्या है? वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी रखी हो। तो चित्र बनाते हैं इसका भी। कहीं पर भी हमने वस्तु ले ली, एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो F2 से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो C से जाती है वो बिना अपना रास्ता बदले सीधी निकल जाती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब F2 तथा C के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी बनेगा, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही। दूसरी तरफ तो ये किरणें, इनके बीच का फासला बढ़ता जाएगा, तो दूसरी तरफ कहीं नहीं मिलेगी ये, बल्कि वस्तु की ओर ही F2 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसे जैसे हम वस्तु को करीब लाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अवतल लेंस में केवल दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, और यदि वस्तु अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर भी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब F2 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा सभी प्रतिबिंब सीधे, आभासी और वस्तु से छोटे होते हैं, जबकि उत्तल लेंस में 5 प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे होते हैं और एक प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। इस प्रकार से हमने प्रतिबिंबों को बनना सीख लिया अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक चलता है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र में f जो है लेंस की फोकस दूरी है, u लेंस से वस्तु की दूरी है, v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। और लेंस से ना कह के हम उसे वक्रता प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो सारी दूरियां कहां से नापी जाएंगी? प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। तो लेंस की फोकस दूरी कहां से नापेगी? प्रकाशिक केंद्र से। वस्तु की दूरी कहां से नापेगी? प्रकाशिक केंद्र से। और प्रतिबिंब की दूरी भी प्रकाशिक केंद्र से ही नापेगी। अगर लेंस उत्तल है
तो f का मान धनात्मक लिया जाएगा क्योंकि ये f2 मानते हैं, और यदि लेंस अवतल है तो f का मान ऋणात्मक लिया जाएगा, और u का मान हमेशा माइनस क्योंकि वस्तु लेंस के सामने रखी हुई होगी, और v का मान प्रतिबिंब के अनुसार लिया जाएगा। इसके अलावा लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसके रेखीय आवर्धन का क्या सूत्र है? तो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है इसका HI/HO या H0 कह लो, और माइनस नहीं आएगा, इसमें प्लस आएगा V/U। अवतल या उत्तल दर्पण के केस में माइनस आया था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इसमें आता है प्लस V/U आएगा। तो अगर हम बात करें कि लेंस के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो आप परिभाषा के तौर पर ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसका सूत्र है m बराबर HI/H0 बराबर V/U। अब हम बात करते हैं लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है, यानी पावर ऑफ लेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। अगर हम सूत्र की बात करें तो लेंस की क्षमता का सूत्र है P बराबर 1/F, और शर्त यह है कि ये F जो है ना ये मीटर में होना चाहिए। तो यदि F मीटर में है तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में लेंस की क्षमता का मतलब है लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की क्षमता। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक लेंस की क्षमता ज़्यादा है और दूसरे की क्षमता कम है, तो जिस लेंस की क्षमता ज़्यादा होती है वो किरणों को अधिक मोड़ेगा। अगर उत्तल लेंस होगा तो अंदर की तरफ मोड़ेगा, अगर अवतल लेंस होगा तो बाहर की तरफ अर्थात किरणों को फैला देगा। तो कहने का मतलब यह है कि लेंस की क्षमता का मतलब है किरणों को मोड़ना, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया? डायोप्टर। जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अब हम बात करते हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। चित्र के द्वारा इस सूत्र को समझने की कोशिश करो। ये मैंने एक लेंस बनाया, ये इसका F1 है, ये इसका यहां वस्तु रखी हुई है, ये C है। तो F1 से C तक की दूरी स्मॉल f1, और F1 से वस्तु तक की दूरी x1। इधर इसका कहीं F2 होगा। प्रतिबिंब मान लो कहीं यहां पर बनता है उल्टा प्रतिबिंब, तो C से F2 तक की दूरी स्मॉल f2, और F2 से प्रतिबिंब तक की दूरी x2। तो सूत्र ये कहता है, जो न्यूटन का सूत्र है उसके हिसाब से x1 x2 बराबर F1 F2। तो इस सूत्र के द्वारा हम x1 x2 या F1 F2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर F1 क्या है? प्रथम फोकस दूरी। F2 क्या है? द्वितीय फोकस दूरी। x1 क्या है? प्रथम फोकस बिंदु से वस्तु की दूरी, और x2 क्या है? द्वितीय फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी। अब यदि दोनों फोकस दूरियां समान हो तो क्या होगा? यदि हम ये मान लें F1 का मान F2 के बराबर और इसे हम F मान लें, तो यहां पर भी F, यहां पर भी F। तो आप ये देखते हैं x1 x2 बराबर F के बराबर, F स्क्वायर, क्योंकि दो बार गुना होगी इसकी। और इसमें से एक F1 और F2, F1 तो होता है माइनस का और F2 होता है प्लस का। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका चिन्ह भी हम
माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की और प्लस की जब गुना करते हैं तो उत्तर में आता माइनस। तो इस प्रकार से हम ये सूत्र लिख सकते हैं कि x1 x2 बराबर माइनस एफ स्क्वायर। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।